दोस्तों वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो अभी घर से निकले ही नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें मैं आपको अभी फिलहाल साइंस का पोर्शन है वो कवर करवा रहा हूँ, जिसमें अभी इससे पहले मैं एक टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूँ जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, हमारे साइंस पोर्शन का दूसरा टॉपिक है ये साथियों, भौतिक एवं सॉरी धातु एवं अधातु, यानी धातु एवं अधातु जो टॉपिक है उसको अपन कवर करेंगे साथियों। इससे पहले अपन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को देख चुके हैं, तो आपने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर वहां देखिए, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। और उसमें मैंने कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, वहां से आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। इस टॉपिक में भी अपन देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, धातु एवं अधातु में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये भी साथ में अपन चर्चा करते हुए विस्तार से अपन पढ़ेंगे साथियों। और मेरा जो कंटेंट होता है साथियों वो होता है एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो 6 से लेकर 10 तक की बुक्स है, वहां से मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूँ साथियों, जो कि एक बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स है। आप सभी को पता है हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों, ये तो आप सभी साथियों को पता है। चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, एनसीईआरटी से बिल्कुल फैक्ट के रूप में साइंस के डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं आपको हर एग्जाम में। और मैं आपको बता भी दूंगा अभी इसी टॉपिक में कि कहाँ से पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं कि धातु एवं अधातु के गुणधर्मों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले बात करते हैं साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले धातु की बात करेंगे, धातु के भौतिक गुणधर्म। पहले अपन बात करेंगे धातु की, और धातु के भौतिक गुणधर्म के ऊपर अपन चर्चा करेंगे साथियों। यानी कौन कौन से गुणधर्म है जो धातु में पाए जाते हैं साथियों। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे साथियों कि धातु की अवस्था के बारे में बात करेंगे कि धातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है। तो साथियों पहला इसमें टॉपिक है धातु की भौतिक अवस्था। इसका मतलब है कि धातु की कौन सी भौतिक अवस्था होती है, यानी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, वो किस उसका जो गुणधर्म है उसमें जो भौतिक है वो कौन सी अवस्था में धातु पाए जाते हैं, यानी ठोस द्रव गैस किस अवस्था में धातु पाए जाते हैं। तो साथियों आप सभी को पता होगा कि जो धातुएं होती है, धातुएं हैं वो साथियों आपको सभी को पता है कि वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधिकांश धातुएं आपको ठोस अवस्था में मिलेगी साथियों। जैसे आप मान लो किसी एल्यूमिनियम की, लोहे की, तांबे की कोई धातु बनी हुई है, तो आप उसको ऊपर से या उसको ऐसे उसको किसी चीज से मार कर देखोगे, ऊपर से गिरा कर देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि वो ठोस अवस्था में है साथियों। उसको आप मतलब उसको जब आप दबाओगे तो दबाने भी आपको पता लग जाएगा कि ये ठोस अवस्था में है साथियों। तो इस प्रकार धातु के बारे में पहला गुणधर्म अपना ये है कि धातुएं भौतिक, जो धातुओं की जो भौतिक अवस्था है साथियों वो है ठोस अवस्था। तो अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में पाई जाती है साथियों। लेकिन साथियों इसका एक अपवाद है, याद रखना साथियों, इसका एक अपवाद है। और ये अपवाद है ना, ये अपवाद अभी पशु परिषद भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है इस अपवाद से। कौन सा क्वेश्चन था साथियों? वो क्वेश्चन था साथियों अभी पशु परिषद में पूछा गया था, वो क्वेश्चन इस अपवाद से पूछा गया था कि कौन सी धातु है जो सामान्य ताप या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप या फिर सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो साथियों एक धातु होती है मरकरी, जिसे अपन पारा भी कहते हैं। क्या? एक धातु है जिसका नाम है मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं। ये एकमात्र ऐसी धातु है साथियों जो सामान्य ताप पर सदैव द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या? ये सदैव सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कि धातु होने के बावजूद भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि मैंने बताया है कि अधिकांश धातुएं, लगभग धातुएं आपको ठोस अवस्था में मिल जाएगी, लेकिन ये जो पारा या मरकरी है वो एकमात्र ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है साथियों। तो इस अपवाद को आप याद रखना साथियों, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस अपवाद से क्वेश्चन पहले बना हुआ है और अब आगे भी इसमें प्रश्न बन सकता है कि जो मरकरिया जो पारा है
वो एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है साथियों। इसके अलावा अधिकांश धातुएं यानी लगभग धातुएं है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो अवस्था का ध्यान रखना, अधिकांश धातुएं या लगभग धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अपवाद पारा प्रक्रिया वो द्रव अवस्था में पाया जाता है साथियों। इसके अलावा साथियों अपन इसका दूसरा गुणधर्म की बात करते हैं कि धातु के रंग कैसे होते हैं। तो ये रुपहली या दूसरे रंग की पाई जाती है। धातु रुपहली या दूसरे, जिसे ग्रे रंग भी कहते हैं अपन, उस कलर की होती है। धातु ज्यादातर किस रंग की होती है? रुपहली या फिर दूसरे रंग की होती है साथियों। इसके अलावा तीसरा इसका गुणधर्म है धातु की चमक की। धातु में क्या पाई जाती है साथियों? धातु में चमक पाई जाती है। चमक पाई जाती है। अच्छा, चमक पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? क्योंकि इस पर जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो उस धातु से टकराकर वापस अपने माध्यम में चली जाती है, यानी प्रकाश का परावर्तन करती है। इसके कारण इसमें चमक पाई जाती है। तो ये धातुओं में चमक पाई जाती है। इसके अलावा इसका एक और गुणधर्म है साथियों कि कठोरता। धातुओं में कठोरता पाई जाती है साथियों। आप जैसे मानो कि धातु है, धातु को आप छू कर भी महसूस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कठोर होती है साथियों। लेकिन इसका एक अपवाद याद रखना साथियों कि जो सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इसके अपवाद है, याद रखना साथियों। ये कठोर नहीं होती है। सोडियम और पोटेशियम ये इसका अपवाद है। मैं जब भी आपको अपवाद का नाम ले तो आप साथियों वहाँ पे आप समझ जाना कि लगभग वहाँ पर कोई क्वेश्चन बनने की चांसेस है साथियों। इस टॉपिक में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन सॉरी साथियों, इस टॉपिक में धातु एवं अधातु जो टॉपिक है उसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो अपवाद में से बनेगा साथियों, याद रख लेना। क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ पे इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो अपवाद से बनता है। तो याद रखना, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं, है ना। धातु होने के बावजूद भी ये मुलायम होती है, ये कठोर नहीं होती है। ये इनका अपवाद है, ये है मुलायम होती है। क्या होती है? सोडियम और पोटेशियम धातु है वो मुलायम होती है, जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, काटी जा सकती है। कैसी होती है? ये मुलायम होती है, जो चाकू से भी आसानी से काटी जा सकती है। कौन सी धातु? ये सोडियम एवं पोटेशियम। ये कठोर नहीं होती है, ये बिल्कुल मुलायम अवस्था में पाई जाती है, जो चाकू से भी आसानी से काटी जा सकती है। ये कठोर नहीं है, ये इसका अपवाद है। इस अपवाद को याद रखना साथियों। इसके अलावा अपन ये जो चार गुणधर्म है वो इसके देख लिए हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं साथियों, पहला गुणधर्म देखते हैं साथियों अपन। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। आप सभी की प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है चैनल को साथियों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। मैं कह रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है साथियों, इन क्लासों से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे साथियों। क्योंकि ये जो मैं कंसेप्ट, ये जो आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ साथियों, वो एनसीईआरटी की जो 6 से लेकर 10वीं तक की बुक से लेकर आ रहा हूँ, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। विश्वास रखना साथियों। तो अब आगे अपन इसमें पांचवा जो गुणधर्म देखते हैं साथियों, वो होता है इसमें ध्वनिकता। यानी धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। मतलब धातु होती है उनमें वो ध्वनि उत्पन्न करती है या नहीं करती है। यानी जब धातुओं को मान लो किसी धातु को दूसरी धातु से टकराते हैं या किसी और चीज से टकराते हैं यहाँ पर, तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये ध्वनि उत्पन्न होने का जो गुण है वो उसे ही अपन ध्वनिकता कहते हैं साथियों। जैसे मान लो किसी धातु को अपन ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं, तो वो धरातल पर जब गिरती है तो उसमें एक आवाज आती है, वो ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि के गुण के कारण इसे ध्वनिकता कहते हैं साथियों। तो सभी धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। इसके अलावा साथियों, 6वें नंबर के अपन गुणधर्मों के बारे में ऊपर अपन बात करते हैं साथियों। इनमें क्या क्या पाया जाता है साथियों? इनके घनत्व की अपन चर्चा कर लेते हैं कि धातुओं में घनत्व, किस प्रकार घनत्व पाया जाता है। तो साथियों, धातुओं के घनत्व अधिक होते हैं। इनके घनत्व अधिक होते हैं।
अच्छा, घनत्व से क्या मतलब है साथियों? घनत्व से मतलब होता है एक तरह से बाहर से अपन इस घनत्व का मतलब एक तरह से अपन वजन से ले सकते हैं। यानी यदि कोई वस्तु का घनत्व जल के सापेक्ष या जल के घनत्व से अधिक होता है तो उस यदि किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है तो वो वस्तु सदैव जल के ऊपर तैरती है ना। मान लीजिए साथियों, एक एक आपने एक बाल्टी ले ली, जैसे मानो एक बाल्टी लिया आपने, उसमें आपने जल भर दिया, है ना। इस जल में आपने इस जल में आपने एक तो लोहे की कील डाल दी, ऐसे मान लो एक तो लोहे की कील डाल दी आपने, लोहे की कील, है ना, लोहे की कील डाली है आपने। इसके अलावा आपने एक ऐसे मानो कि इसमें एक आपने स्टील का, मान लो कि स्टील का आपने चम्मच डाल दिया साथियों। ये क्या है? ये एक स्टील का चम्मच है साथियों। तो ये क्या करते हैं साथियों, जब इनको अपन पानी में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके जो नीचे वाला पेंदा है वहां जाके नीचे की तरफ जाके बैठ जाते हैं। ये हमेशा पानी की ऊपरी सतह पर नहीं तैरते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। और ये नीचे की तरफ क्यों बैठते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण साथियों घनत्व है। क्योंकि इस लोहे की कील का घनत्व है और स्टील की चम्मच का घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। इस वजह से ये लोहे की कील और स्टील की चम्मच है वो पानी के नीचे के धरातल पर, पेंदे पर, इस बाल्टी के पेंदे पर नीचे की तरफ यहाँ आके बैठ जाते हैं साथियों। जब मतलब नीचे के धरातल पे आ जाती है, ये पानी की ऊपरी सतह पर यहाँ पर नहीं तैरती। इसका कारण यह है कि इन दोनों का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो ये जो धातुएं होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है। तो ये क्या है, लोहे की कील भी एक धातु है और स्टील की चम्मच भी एक धातु है, धातु की बनी हुई है दोनों। इसलिए धातु में ये तो कह रहा हूँ भाई, धातु का घनत्व अधिक होता है, इसलिए ये इनका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। और इसलिए ये दोनों जो धातु की बनी हुई जो है जो पदार्थ वो नीचे आके जम जाते हैं साथियों। तो इस प्रकार आप घनत्व को समझ गए होंगे। और घनत्व का गुण ये है साथियों, जब किसी भी धातु का घनत्व है या किसी भी पदार्थ का घनत्व है जल के घनत्व से अधिक होता है तो वो वस्तु या वो चीज है वो जल में डूब जाती है। और यदि किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो वो जल में नहीं डूबती है। जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसे मान लो कि एक पेंसिल का टुकड़ा है या कोई पेन का ढक्कन है या कोई लकड़ी का छोटा टुकड़ा है, वो कभी भी जल के अंदर नहीं डूबते हैं। उसका कारण ये है कि उनका घनत्व है वो जल के घनत्व से कम होता है। इस वजह से वो डूबते नहीं है, ऊपरी सतह पर ही तैरते रहते हैं क्योंकि उनका घनत्व कम होता है साथियों। तो छठवीं चीज आप समझ गए होंगे घनत्व से साथियों। इसके अलावा अपन समझते हैं साथियों कि धातु का कौन सा गुण होता है साथियों। इसके साथ अलावा साथियों जो धातु होती है साथियों, वो मैंने आपको लगभग तो इनके जो भौतिक गुणधर्म थे वो मैंने लगभग आपको यहाँ पे बता दिए साथियों। लगभग यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। और इसके अलावा अपन एक गुणधर्म, आगे की गुणधर्म की बात करते हैं कि जो उष्मीय चालकता क्या है साथियों, उष्मीय चालकता। इसमें भी अपन एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं साथियों कि धातु में उसमें चालकता पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। जैसे मान लो आपने एक गिलास आपने ले लिया और उस गिलास के अंदर आपने जल भर लिया और उसके अंदर आपने एक तो स्टील की चम्मच डाल ली, मान लो एक तो स्टील की चम्मच आपने डाल ली और एक आपने एक लकड़ी डाली। इस जल में आपने एक तो स्टील की चम्मच डाल ली और एक एक लकड़ी की या एक लकड़ी आपने डाल ली। अब इस जल को अपन गर्म करते हैं तो साथियों जो गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है साथियों, जो ये चम्मच होती है, चम्मच ये क्या होती है साथियों, ये गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। जबकि लकड़ी है, ये लकड़ी गर्म नहीं होती है। इसका क्या कारण है आप बता सकते हो क्या? ये लकड़ी गर्म नहीं होती है। इसका कारण यह है साथियों कि जो चम्मच है ना, चम्मच उसमें उसमें चालकता, यानी जो चम्मच है वो किसकी बनी हुई, स्टील की बनी हुई है। वो स्टील क्या है, धातु। धातु में उसमें चालकता आसानी से हो जाती है, यानी धात्विय उष्मा की सुचालक होती है। एक पॉइंट आप यहाँ याद रख लेना साथियों कि धात्विय उष्मा की सुचालक होती है, यानी इनमें उष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो चम्मच है वो गर्म हो जाती है क्योंकि ये धातु की बनी हुई है, इसमें उष्मा का चालन हो जाता है तो ये गर्म हो जाती है। जबकि लकड़ी है ना, लकड़ी में उष्मा का चालन नहीं होता है, इसलिए ये गर्म नहीं होती है साथियों, आप सभी को पता होगा।
लकड़ी में कभी भी करंट नहीं आता, यानी एक तो विद्युत धारा का चालन नहीं होता इसमें, और एक इसमें है जो ऊष्मा का चालन नहीं होता है। तो इस प्रकार लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, इनमें ऊष्मा और धारा का चालन नहीं, विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। जबकि जो स्टील है, लोहा है, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि इनमें ऊष्मा का, विद्युत का, ये क्या है, इनमें आसानी से चालन हो जाता है, इसलिए ये विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है साथियों। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि धातुएं हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती है। इसके अलावा अपन और सोचते हैं साथियों, एक गुण है, अगला गुणधर्म अपन देखते हैं साथियों कि विद्युत चालकता, कि धातुओं में विद्युत चालकता पाई जाती है या नहीं पाई जाती है साथियों, विद्युत चालकता। तो जो धातुएं हैं साथियों उनमें विद्युत चालकता पाई जाती है। कैसे साथियों? एक चीज आपको यहाँ पे और याद रखना साथियों कि जैसे उदाहरण के लिए पूछे तो जो चांदी है ना, चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। वह जो शीशा होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन लेड भी कहते हैं, लेड, और इसका प्रतीक चिन्ह होता है साथियों पीपी, है ना। शीशा और लेड होता है वो ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है, सबसे कम चालक होता है। यानी जो चांदी होती है वो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होती है, और जो शीशा या जो लेड होता है जिसे अपन उसको लेड भी कहते हैं, ये ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है साथियों, ये याद रखना। इसके अलावा चांदी का एक गुणधर्म और याद रखना कि चांदी है वो विद्युत का भी सर्वोत्तम चालक होती है। चांदी क्या होती है? विद्युत का भी, चांदी विद्युत की भी सर्वोत्तम चालक होती है। यानी सबसे ज्यादा अगर करंट किसी में आता है तो वो चांदी में विद्युत की सुचालक होती है, सर्वोत्तम चालक भी कहते हैं, सर्वोत्तम चालक होती है चांदी विद्युत की, क्योंकि चांदी में आपको विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है और वो करंट उसमें जल्दी उत्पन्न होता है और की बजाय साथियों आपको पता होगा। तो उसमें चालकता पाई जाती है और विद्युत चालकता पाई जाती है किनमें? धातुओं में, याद रखना साथियों। इसके अलावा अपन देखते हैं साथियों कि इसमें कौन सा गुणधर्म है साथियों, और इसके अलावा साथियों अपन देखते हैं ध्वनिकता गुण पाया जाता है, घनत्व पाया जाता है, उसमें चालकता पाई जाती है और विद्युत चालकता पाई जाती है साथियों। तो ये गुणधर्म है जो लगभग मैंने आपको बता दिए हैं साथियों। और तो अपन देख लिए साथियों धातु के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से साथियों। एक तो ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, कठोर होती है ना, और ये विद्युत की सुचालक होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, इनका घनत्व अधिक होते हैं। हाँ, और एक अपन देखते हैं साथियों गलनांक, बात करते हैं गलनांक की, धातु में गलनांक कैसे होते हैं। तो धातु की गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, इनके गलनांक होते हैं उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि गलनांक होते क्या हैं। तो गलनांक वो होते हैं वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कोई ठोस पदार्थ है उसको अपन गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मान लो बर्फ होती है, बर्फ को अपन गर्म करते हैं तो बर्फ क्या होती है साथियों? जल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। यानी बर्फ पहले ठोस अवस्था में थी, उसको अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में वो द्रव अवस्था के रूप में जल में रूपांतरित हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साथियों गलनांक। गलनांक गलन से पता लग रहा है आपको, गल जाती है कोई वस्तु है वो, गल जाती है किसी तापमान पर, कोई वस्तु है वो पिघल जाती है, गल जाती है, इसका मतलब उसको गलनांक कहते हैं। और इसके आगे आप ध्यान रखना, जब कोई द्रव है, जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसको तो कहते हैं गलनांक। और जब कोई द्रव गैस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, जब किसी द्रव को अपन गर्म करते हैं तो वो द्रव गैस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। जैसे कि ये जल है वो द्रव अवस्था में है, अब इस जल को अपन और गर्म करते हैं तो ये क्या होता है साथियों? ये वाष्प में रूपांतरित हो जाता है। किसमें? वाष्प में रूपांतरित हो जाता है। तो इसको कहते हैं साथियों अपन क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको अपन कहते हैं क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है उसे कहते हैं क्वथनांक। और वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको कहते हैं साथियों गलनांक। तो ये याद रखना साथियों, ये बिल्कुल कॉमन चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए।
इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो इन चीज़ों को भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि जो साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, जिन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि गलनांक या हिमांक किसे कहते हैं, कवतनांक किसे कहते हैं। इसलिए मैं जनरल चीज़ें आपको बता रहा हूँ साथियों। तो इनकी गलनांक है साथियों, आप याद रखना कि जो धातुएं होती हैं उनके गलनांक कुछ होते हैं। यानी जैसे लोहे की कोई धातु है, स्टील की धातु है, उनके गलनांक कुछ होते हैं। जैसे कि अपन लोहे का गलनांक देखते हैं, लोहे का गलनांक कि अपन आपको एक प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि लोहे का गलनांक कितना होता है, तो 1593 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है लोहे का गलनांक। यानी अगर लोहा किसी तापमान पर गलता है तो वो 1593 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लोहा गलेगा साथियों। इस प्रकार धातुओं में है वो गलनांक कुछ होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद याद रखना साथियों, अपवाद ये भी आप अपवाद है, क्वेश्चन में एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी धातु है जो हथेली पर भी पिघल जाती है साथियों। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि ऐसी कौन सी धातु है जो हथेली पर भी पिघल जाती है साथियों। तो वो धातु होती है साथियों गैलियम धातु। कौन सी धातु? ऐसी कौन सी धातु है जो हथेली पर भी पिघल जाती है साथियों? तो गलनांक में साथियों जो गैलियम धातु होती है, कौन सी धातु? गैलियम। गैलियम धातु वो होती है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, क्योंकि उसके गलनांक है वो निम्न गलनांक की होती है। तो उसके गलनांक कम होने के कारण वो हथेली पर पिघल जाती है। ये सारी अपवाद है, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको रट लेना साथियों। बार बार ये क्वेश्चन है वो रिपीट होता है, इसको रट लेना साथियों। जहाँ भी अपवाद की बात हो वहाँ आपको रट लेना है साथियों। तो गलनांक की बात हो गई। इसके अलावा साथियों आपको याद रखना है कि जो तन्यता होती है वो तन्यता पाई जाती है किनमें? धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है जब किसी धातु को पिघलाकर, मान लीजिए ये कोई धातु का टुकड़ा है या लोहे का टुकड़ा है, इसको पिघलाकर एक लंबे तार के रूप में अपन खींच देते हैं। ऐसे किसी धातु को पिघलाकर या किसी धातु के टुकड़ों को पिघलाकर अपन एक लंबे तार के रूप में खींच लेते हैं या एक लंबा तार बना लेते हैं, उसको तन्यता कहते हैं साथियों। मतलब धातु को या धातु के टुकड़े को ताप किसी तार के रूप में परिवर्तित करना है, तार के रूप में खींचने की क्रिया को तन्यता कहते हैं साथियों। तो ये गुणधर्म आपके हो गए हैं साथियों। इसके अलावा अपन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर लिए हैं साथियों। और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ वो बताई थी साथियों कि जो सोडियम होती है, सोडियम और पोटेशियम, इनके बारे में आपको और क्या क्या याद रखना है कि साथियों एक तो ये मुलायम धातुएं होती हैं। क्या? मुलायम धातुएं होती हैं जिनको चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं, है ना। पहला तो ये याद रखना। दूसरी बात, इनके घनत्व निम्न होते हैं। ये पानी या जल में भी तैर सकती है, जल में तैरती है। क्यों तैरती है? क्योंकि इनके घनत्व है वो कम होते हैं, इनका घनत्व कम होता है इसलिए जल में तैरती है ना। इसके अलावा एक चीज, इनका एक पॉइंट और याद रखना साथियों कि सोडियम और पोटेशियम को सदैव केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है साथियों। किसमें? इनको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि साथियों ये क्या करती है? केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है केरोसिन में डुबोकर? इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, सोडियम और पोटेशियम धातुएं क्या है? अति क्रियाशील धातुएं होती है। क्या होती है? ये अति क्रियाशील धातुएं होती है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं जल से क्रिया करके आग पकड़ लेती है साथियों। इसलिए इनका वायुमंडलीय ऑक्सीजन से वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के लिए इनको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। किसको? सोडियम एवं पोटेशियम धातु को साथियों। याद रखना, ये मुलायम होती है, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जल में तैरती है साथियों, क्योंकि इनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है सोडियम पोटेशियम का। इसके अलावा सोडियम एवं पोटेशियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि ये वायुमंडलीय जल एवं ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है साथियों। तो इस प्रकार मैंने कुछ चीज़ें हैं वो आपको इनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में बताने की कोशिश की है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों को समझ आ रही होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ साथियों, ताकि इस क्लासेज का है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके साथियों। इसके अलावा इनके बारे में अपन एक बार फिर से देख लेते हैं साथियों कि वे पदार्थ जो ठोस से मतलब याद रखना साथियों, ठोस या कठोर एक ही बात है। जो ठोस है ना, जो ठोस होती है, कठोर होती है, और इसके अलावा इनमें दवनिकता का गुण पाया जाता है, यानी दवन उत्पन्न करने वाली होती है ना। उच्च घनत्व होता है इनका, उच्च घनत्व, उच्च गलनांक,
उष्मा एवं विद्युत की सुचालक, उष्मा व विद्युत की सुचालक, है ना। धात्विक उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है साथियों। इसके अलावा इनमें तन्यता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है इनमें। और इसके अलावा इसके गुण है साथियों कि ये लगभग इनके गुणधर्म थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो वे पदार्थ जो ठोस, कठोर, उच्च घनत्व गुणधर्म वाली होती है, गुणधर्म रखते हैं, गुणधर्म रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ये एक परिभाषा मैंने एक लाइन में जो मैंने अभी आपको बताया गुणधर्म, उनको एक लाइन में लिखने की कोशिश की है साथियों कि वे पदार्थ जो ठोस, ध्वनिकता, उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, उष्मा एवं विद्युत की सुचालक, तन्यता गुणधर्म रखते हैं, धातु कहलाती है साथियों। यानी कि वे पदार्थ जो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, है ना, जिनमें ध्वनिकता गुण होता है, जिनके उच्च गलनांक होते हैं, उच्च क्वथनांक होते हैं, या इसके अलावा वो विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है, तन्य होती है, तो वे क्या है, फिर सब धातु ही है साथियों। तो ये भौतिक गुणधर्म मैंने आपको यहाँ बताए हैं साथियों, इनको आप याद कर लेना। और साथ में मैंने जो अपवाद बताई उनको एक विशेष तौर से याद करना, क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन बनेगा साथियों। मैं कह रहा हूँ फिर से साथियों कि धातु अधातु में अगर क्वेश्चन कहीं से बनेगा तो वो अपवाद से बनेगा, इसलिए अपवाद को अच्छे से देख लेना साथियों। इसी के साथ ही साथियों आज का सेशन अपना यही समाप्त होता है, क्योंकि साथियों फिर क्लास लंबी हो जाती है। हमारा जो उद्देश्य ये है साथियों कि 15 से 20 मिनट की क्लास में टॉपिक को क्लियर करना, एक कंसेप्ट को तैयार करना। तो यहाँ पे धातु के जो भौतिक गुणधर्म है वो अपन ने देख लिए, कल अपन अधातु के भौतिक गुणधर्म देखेंगे साथियों। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों, ताकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ये जो अपना चैनल है वो ग्रो कर सके साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों। लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।